शैक्षणिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा फुले जी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और हमारे महापुरुष, इधर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, इस देश में वर्ण व्यवस्था कायम थी और उस वर्ण व्यवस्था में वर्ण के आधार पर काम बटे हुए थे। उसमें जो चौथा वर्ण है, उस वर्ण को सभी अधिकारों से वंचित करके इस मनुवादी व्यवस्था ने रखा था। इस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजी शासन को ये पत्र लिखा कि हमारे समाज की गणना करवाई जाए और जनसंख्या के अनुपात में हमें भागीदारी दी जाए। ये मांग उस समय उन्होंने उठाई। उसके बाद साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में कुछ प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान बनाने का अवसर मिला। उसमें उन्होंने इस बात को धारा 340, 41 और 42 में ये जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी को लेने के लिए ये अधिकार हमें दिया। उसी को पाने के लिए जनसंख्या की गिनती जाति के आधार पर जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद 1941 में जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए और इसके बाद जो मनुवादी व्यवस्था की सरकार आई, इस सरकार ने ये जाति के आधार पर जो जनगणना होती थी उसको समाप्त कर दिया और आजादी के बाद जाति का कॉलम हटा दिया। जनगणना होती रही लेकिन जाति के आधार पर जनगणना होना बंद हो गई। 1998 में देवगौड़ा सरकार आई, उसने ये प्रावधान किया कि जाति के आधार पर जनगणना होगी, लेकिन 2001 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इस प्रावधान को फिर समाप्त कर दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि जो मनुवादी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि हमें इस देश की शासन सत्ता, धन, धरती, उद्योग, व्यापार में कोई अधिकार मिले। वो हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, दबाकर रखना चाहते हैं। इसी लड़ाई को मानवर कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया और कांसीराम जी ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस नारे को साकार करने के लिए बहुत साथियों ने प्रयास किया, लेकिन मनुवादियों के कुचक्र के चलते ये अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। 2011 में जाति के आधार पर जनगणना कराई गई, लेकिन जनगणना जो हर 10 साल में होती है, जो जनगणना का कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर आया कि जनगणना क्यों जरूरी है। जनगणना अलग अलग जातियां, अलग अलग कबीलों के टोलों में रहती है, उनके अलग अलग सांस्कृतिक कल्चर रहता है, अलग अलग आर्थिक स्थिति रहती है। उसको अध्ययन करके और जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना आई, तो वेलफेयर स्टेट में यह है कि सबका कल्याण होना चाहिए। जिस तरह के भी समुदाय राज्य के अंदर रहते हैं वो सभी का कल्याण होना चाहिए। डेमोक्रेसी इस देश में आई, उस डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबका प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए राज्य में। तो आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद 70 साल से अधिक समय गुजर गया, न तो सबका कल्याण हुआ और न ही सबको प्रतिनिधित्व मिला। तो ये छलावा हुआ। अब 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन जनगणना तो कराने को तैयार है, लेकिन उसमें जाति का कॉलम जोड़ने को तैयार नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति की जाति की गणना होती है, लेकिन अन्य जातियों की गणना नहीं होती है। तो जब तक सबकी गणना नहीं होगी तब तक ये पता नहीं लगेगा कि 70 साल में जो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था जनसंख्या के अनुपात में, किसको क्या मिला
किसकी कितनी भागीदारी बढ़ी, नौकरी में कितनी बढ़ी, शिक्षा में कितनी बढ़ी, उद्योग व्यापार में कितनी बढ़ी, धन धरती में कितनी बढ़ी, ये पता नहीं लगेगा। तो उसमें जाति का, सभी की जाति के आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते। 70 साल में जो आंकड़े समझ में आते हैं उससे ये पता लगता है कि एक ही जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ा और एक ही एनपीआर, एनसीआर, एनआरसी, तो ये जो कानून लेके आए हैं, ये कानूनों का जो जनगणना होगी उसके साथ 2 फॉर्मेट होंगे। एक फॉर्मेट में जनगणना होगी जो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होगी, और दूसरा फॉर्मेट रहेगा उस जनगणना करने वाले कर्मचारी के पास, उसमें एनपीआर का फॉर्म रहेगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिससे तैयार होगा, वो होगी सिटीजन एक्ट 1955 के तहत। तो दोनों कानूनों की ताकत उनके पास होगी, वो दोनों फॉर्मेट की करेगा, भरेगा उनको। और जो अभी जो एनपीआर का फॉर्म भरेगा उसको भरने के बाद उसको भर के फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर पे एक रजिस्टर तैयार होगा, और रजिस्टर तैयार होने के बाद फिर उस पर एनआरसी होगा। एनआरसी का मतलब उस पर देखे वो लगाएंगे कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है। जो नहीं है उस पर डी लगाएंगे, डाउटफुल। तो जिस पे वो डी लगा देंगे उसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से नोटिस आएगा कि आप ये सिद्ध करें कि इस देश के नागरिक है। एनपीआर 2011 में भी हुआ था, लेकिन 2011 में और अब में ये अंतर है कि 2011 में अगर किसी पर डाउट करना है तो सरकार को यह सिद्ध करना पड़ता था कि वो इस देश का नागरिक नहीं है। और 2021 में कि अब जनगणना होगी तो उसमें जो एनपीआर का जो कानून लेके आए उसमें यह प्रावधान हो गया कि अगर डी लगा दिया तो अब उस व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाएगा, उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उस देश का नागरिक है, और नहीं है, नहीं सिद्ध कर पाया तो उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, उसकी पूरी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, पूंजी बैंकों में जो पैसा होगा वो राष्ट्रीय हो जाएगा, जो भी अचल संपत्ति उसके नाम होगी वो राष्ट्रीय हो जाएगी। और डिटेंशन सेंटर का मतलब है, डिटेंशन सेंटर वो जेल है जिसमें एक बार जो जाएगा उसमें जमानत का प्रावधान नहीं होता है, और जाने के बाद, मरने के बाद लाश भी नहीं दी जाती है, क्योंकि वो उसको देश का नागरिक नहीं माना जाता है। तो इस तरह से हमें ये खतरा है कि ये डी किसके सामने लगाएंगे, क्योंकि असम के जो अनुभव सामने आए हैं उससे जो वहां एनपीआर हुआ उसमें जिनके सामने डी लगाया उसमें से 5% लोग जो सिद्ध कर पाए थे कि इस देश के नागरिक हैं, वो लोग थे जो इनके लोग थे या गलती से उसमें उन पर डी लग गया था। 95% लोग ये सिद्ध नहीं कर पाए थे कि वो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर जाना पड़ा। तो इसी तरह से इसी प्रयोग को पूरे देश में ये लागू करना चाहते हैं, और उससे हमें जो संदेह है वो ये है कि जो भी इस मनुवादी व्यवस्था के विरोधी है, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जो भी मनुवादी व्यवस्था को नहीं मानता है वो सब पे ये डी लगाएंगे और उन सबको डिटेंशन सेंटर भेजेंगे जो भी उनके इस व्यवस्था के विरोधी है। और डिटेंशन सेंटर भेजने के बाद जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जिसमें हमें मत देने का अधिकार मिला है, सरकार बनाने का अधिकार मिला है, इसको खत्म करेंगे, मतदान का अधिकार समाप्त कर देंगे, जो मनु की व्यवस्था है उसको लागू कर देंगे, और उस मनु व्यवस्था में चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें जाति के और जन्म के आधार पर सत्ता का प्रावधान है, तो जन्म के आधार पर संपत्ति रखने का प्रावधान है। तो ये व्यवस्था इस देश में लाना चाहते हैं, इसमें ये मनुवादी लोग अभी के जो चुनाव है उससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। ये इसलिए ये खुल के कहते हैं कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि ये 2024 तक अगर 2024 में रिपीट होके आ गए तो ये इस संविधान को खत्म करेंगे और इन्होंने जो दूसरा संविधान बना के रखा है उसको लागू कर देंगे। और जब इनका विरोध करने वाले नहीं बचेंगे, संसद में, सड़कों पे जो भी विरोध करने वाले होंगे उनको डिटेंशन सेंटर डाल देंगे, तो ये साबित करेंगे दुनिया के सामने कि ये जो मनोविधान, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान है वो सर्वसम्मति से खत्म किया है, और जो दूसरा संविधान है जो मनोविधान है वो सर्वसम्मति से यह लागू किया है। इसलिए दुनिया के देशों में भी उसको ये स्वीकारोक्ति दिलवा देंगे। तो इस तरह से हमें पुनः
300 साल पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लादना चाहते हैं। अगर समय रहते हम सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए और इस व्यवस्था का इनका विरोध नहीं किया और ये संविधान को नहीं बचाया तो 300 साल पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हमें ये ले जाने वाले हैं। और एक बार संविधान खत्म कर दिया तो उस व्यवस्था को ये डंडों से लागू कर देंगे, जिस तरह से मनु के टाइम में उससे पुष्पपुत्र के शुंग के टाइम में किया था कि जबरदस्ती सत्ता की ताकत से हमारी संपत्ति छीनी थी, हमसे गुलामियां करवाई थी। तो ये लागू करना चाहते हैं। इससे, इस व्यवस्था से और इनके कुचक्रों से बचना जरूरी है और समय रहते सभी को एक साथ इकट्ठे होना जरूरी है। हमारी जो 70 साल में दुर्दशा हुई है उसके दो कारण हैं। एक तो मनुवादी लोग और दूसरे हमारे समाज से जो गुलाम पकड़ लेते हैं वो, जिनको सत्ता में हम चुन के ले जाते हैं, हम उनको अपना नेता समझते हैं। वो हमारे नेता हमारे प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं। एक पार्टी एक जाति का पकड़ता है, दूसरी पार्टी दूसरी जाति के पकड़ते हैं और उन जातियों के गुलामों को लड़ाते हैं और समाज उनको प्रतिनिधि समझ के सब सड़कों पर कुत्तों की तरह लड़ता है। 70 साल से लड़ाते आ रहे हैं, हमें इन्हें एक नहीं होने दिया है। जो सुरक्षित सीटें कर दी है, जब हम एकता की बात करते हैं तो सुरक्षित सीट पे चुनाव क्यों होनी चाहिए? हमारा निर्विरोध चुनना चाहिए, वहां आदमी निर्विरोध चुन के जाए और जो बाकी सीट है उस पर हमें पाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन हम उसकी तो भूल गए। हम जो सुरक्षित है, जिस पे कोई और लड़ ही नहीं सकता, वो हमारे ही लिए है, उसी पे कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। ये दुर्दशा हुई है 70 साल में, इसलिए और ये गुलामों ने की है। इसलिए हमें ये मनुवादी और उनके साथ साथ जो हमारी समाज के गुलाम है उनका भी इंतजाम करना होगा। अगर ये इंतजाम नहीं किया तो ये जल्दी ही हमें 300 साल पुरानी व्यवस्था में ले जाने वाले हैं। इसलिए समय रहते सचेत होना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।